पिछले वीडियो में बच्चों हमने टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में, स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा कि जो ईच टेस्टिस होता है उसमें मेनी स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इन कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जो है वेरी फाइन हाईली क्वाइलेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की नंबर 1, 2, 3 होती है और ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं ये जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये अपने जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज में एम्बेडेड होते हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करने के लिए हम ट्रांसवर्स सेक्शन का यूज़ करते हैं। इस फिगर में मैंने जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ट्रांसवर्स सेक्शन का लाइन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है। इस फिगर से ये क्लियर है कि जो ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो चारों तरफ से एक थिन मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। इस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक जो है नॉन सेलुलर या ए सेलुलर जो स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि ये सेल से नहीं बनी होती है और ये जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की एक सीथ होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के इनर लाइनिंग में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है 2 टाइप की सेल होती हैं। पहले टाइप की सेल जो है जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया होती हैं और ये मोर न्यूमरस होती है, मतलब कि स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं ज़्यादा नंबर में होती हैं और दूसरी टाइप की जो सेल सर्टोली सेल होती हैं और ये लेस न्यूमरस होती हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्यूबॉइडल होती हैं और स्पर्मेटोगोनिया से आगे चल करके फिर जो है स्पर्म का जो है फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर या आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर साइड में जो है स्पर्म प्रोड्यूस करने वाली सेल्स की वेरियस स्टेजेस होते हैं। जैसे आपका जो है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड सेल्स होती हैं। ये सेल जो है स्पर्म फॉर्मेशन के वेरियस स्टेजेस को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम सर्टोली सेल की बात करें तो सर्टोली सेल जो होता है टॉल, कॉलुमेनर और फैगोसाइटिक सेल होती है। इसका न्यूक्लियस ओवॉइड या जो है ट्रायंगुलर शेप का होता है और इसकी जो है साइटोप्लाज्मिक आउटलाइन स्मूथ न हो करके जो है इरेगुलर होती है और सर्टोली सेल की जो साइटोप्लाज्मिक आउटलाइन या जो बाउंड्री होती हैं वो आपकी कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती हैं। एक सर्टोली सेल में जो बहुत सारे स्पर्म के हेड आपके एम्बेडेड रहते हैं जिसके थ्रू ये जो है नरिशमेंट जो है आपका जो है ऑब्टेन करते रहते हैं। जब ये फिर पूरी तरह से स्पर्म मैच्योर हो जाते हैं तो सर्टोली सेल से ये जो फ्री हो जाते हैं और फिर ये जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के लूमेन में जो आपके चले जाते हैं। सर्टोली सेल का जो फंक्शन होता है ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो है ये स्पर्म के डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जैसे एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से है और एक दूसरा है तो इनके बीच में जो स्पेस होता है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें एक लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज आपका जो पाया जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पाई जाती हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस के कनेक्टिव टिश्यूज में स्मॉल ब्लड वेजल्स पाई जाती हैं। इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं। इंटरस्टिशियल सेल को ही हम लेडिंग सेल्स कहते हैं। इसके अलावा नर्व फाइबर पाए जाते हैं और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स पाए जाते हैं। इंटरस्टिशियल सेल जिसे लेडिंग सेल्स कहते हैं ये ओवल या राउंडेड शेप की होती हैं और ये ग्रुप्स में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ एक ग्रुप्स इंटरस्टिशियल सेल का आपका शो किया गया है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ चौथा।
इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल एक इम्पॉर्टेंट सेल्स होती हैं और ये सिर्फ जो है आपकी जो है टेस्टिस में ही पाई जाती हैं, इसके अलावा बॉडी में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। और ये जो है मेल हार्मोन्स एंड्रोजन का सिक्रेशन करती हैं। एंड्रोजन जो होता है एक मेल हार्मोन्स होता है। एंड्रोजन में जो है टेस्टोस्टेरोन एक प्रिंसिपल एंड्रोजन होता है। टेस्टोस्टेरोन या जो है एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जो है टेस्टोस्टेरोन एक प्रिंसिपल एंड्रोजन या मेल हार्मोन्स होता है और ये हार्मोन जो होता है मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के जो है ग्रोथ मैचुरेशन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा जो है मेल की जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी जो है स्टिमुलेट करता है और ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। ये जो आपका जो है एंड्रोजन हार्मोन्स का फंक्शन होता है। अगर हम जो है एंड्रोजन हार्मोन्स का फंक्शन एक बार और डिस्कस करें तो एंड्रोजन हार्मोन जो होता है मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स के ग्रोथ और मैचुरेशन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा जो है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है मेल में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्टिमुलेट करता है और इसके अलावा जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को भी स्टिमुलेट करता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म एक मोस्ट स्पेशलाइज्ड जो है सेल होता है। ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाया जाने वाला स्पेशलाइज्ड सेल होता है। एक स्पर्म के जो है 3 पार्ट होते हैं। इसका इंटीरियर पार्ट जो हेड कहलाता है, इसका जो मिडिल पीस कहलाता है और पोस्टेरियर पार्ट टेल होता है। टेल में मूवमेंट होने के कारण स्पर्म स्विम करता है जिसके कारण जो है ये आपका जो एग तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन करता है। स्पर्म चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसका जो हेड होता है ये ओवल शेप का होता है और इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आगे एंटीरियर रीजन पे जो है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर या ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस हेड के मोस्ट रीजन को जो है ऑक्युपाई करता है और जो है स्पर्म का न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। स्पर्म के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल के कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में एक प्रोटीन जिसे प्रोटाएमिन्स कहते हैं, ये आपको याद रखना है कि प्रोटाएमिन्स एक प्रोटीन होती है जो इसके जेनेटिक मटेरियल डीएनए के जो है बहुत ही कॉम्पैक्ट पैकिंग में जो है आपकी हेल्प करती है। न्यूक्लियस के आगे जो है आपका एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम की ओरिजिन गाल्जी बॉडीज से होती है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि एक्रोसोम किससे ओरिजिनेट होता है। तो एक्रोसोम जो होता है गोल्जी बॉडीज से ओरिजिनेट होता है और ये फर्टिलाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्रोसोम जो है फर्टिलाइजेशन के समय में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करता है जिसे जो है स्पर्म लाइसिन कहते हैं और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम या स्पर्म लाइसिन जो होते हैं ये एक के चारों तरफ के मेम्ब्रेन या लेयर को डाइजेस्ट करके जो है स्पर्म के पेनेट्रेशन में हेल्प करती हैं। इस तरह से एक्रोसोम का जो फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करना, क्योंकि एक्रोसोम के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसे हम कलेक्टिवली जो है स्पर्म लाइसिन कहते हैं, वो स्पर्म के चारों तरफ के लेयर या मेम्ब्रेन को जो है डाइजेस्ट करके स्पर्म को एक के अंदर पेनेट्रेशन में हेल्प करते हैं। इस तरह से जो है एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्टिलाइजेशन में। जो है स्पर्म लाइसिन जो होता है एक्रोसोम के थ्रू रिलीज किए जाने वाले जो है इंजाइम्स का जो है ग्रुप होता है और ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स होते हैं। जो कुछ इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलाइटिक इंजाइम जो एक्रोसोम रिलीज करता है उसमें से एसिड फॉस्फेटेज होते हैं, दूसरा जो है कैटेप्सिन होता है, तीसरा जो है हाइलुरोनिडेज इंजाइम होता है। कैटेप्सिन एक जो होता है आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाइम या प्रोटियोलाइटिक इंजाइम होता है, जबकि हाइलुरोनिडेज इंजाइम जो होता है
एक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्रोसोम जो है हाइलुरोनिडेज एंजाइम रिलीज करता है और ये एंजाइम एक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। इस तरह से जो है आपका जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। और एक्रोसोम को जो हम एक मॉडिफाइड या स्पेशलाइज लाइसोसोम जो है भी मान सकते हैं। न्यूक्लियस के पीछे स्पर्म का जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है इसे जो है नेक कहते हैं। इसमें दो सेंट्रियोल होते हैं, एक सेंट्रियोल न्यूक्लियस के क्लोज होता है, इसे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं, और दूसरा जो है न्यूक्लियस से दूर होता है, इसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन के समय में एक को डोनेट कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो है मैच्योर वुमेन एग में जो है सेंट्रियोल नहीं होता है या इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए वो डिवाइड नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल स्पर्म फर्टिलाइजेशन के समय में एक को डोनेट करता है ताकि उसमें आगे डिवीजन हो और आगे का डेवलपमेंट हो सके। जो डिस्टल सेंट्रियोल से जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल करके जो है आपका जो है मिडिल पीस से होते हुए टेल थ्रू आउट द टेल में जो है आपके फैले रहते हैं। इस तरह से डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है आपका जो एक्सियल फिलामेंट बनाता है। डिस्टल सेंट्रियोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं ये जो है आपका जो है मिडिल पीस से होते हुए जो है पूरे जो है आपके टेल रीजन में फैले रहते हैं, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के बंडल को हम एक्सियल फिलामेंट कहते हैं। इन्हीं एक्सियल फिलामेंट के हेल्प से जो है स्पर्म के टेल की मूवमेंट होती है। तो इस तरह से एक्सियल फिलामेंट जो होते हैं स्पर्म के टेल के मूवमेंट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन्हीं की हेल्प से जो है स्पर्म का टेल जो है आपका मूव करता है और स्पर्म स्यूम करता है। मिडिल पीस में जो है बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये स्पाइरली अरेंज होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म मूवमेंट के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म भी होता है। जो आपका मिडिल पीस होता है इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। टेल को भी जो हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। टेल का जो आपका पहला जो पार्ट होता है इसे मेन पीस कहते हैं। इसमें जो है आपका एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा और साइटोप्लाज्म में जो एक सीथ लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इसका जो है जो लास्ट पार्ट होता है इसे एंड पीस कहते हैं। ये नेक्ड होता है क्योंकि इसमें जो ये सीथ लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, बस आपकी जो एक्सियल फिलामेंट और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। स्पर्म में जो है आपका जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है नहीं पाया जाता है, और स्पर्म को जो है मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल माना जाता है। ये हमारे बॉडी की सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, और ये मेल गैमेट होता है, और ये जो है आपका जो एग का फर्टिलाइजेशन करता है। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, and this process take place in the seminiferous tubules, and it process start at the age of puberty। मैच्योर स्पर्म का जो है जर्म सेल से फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ये प्रोसेस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है और ये प्यूबर्टी के एज पे स्टार्ट होता है। एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बर्थ से पहले शुरू हो जाती है, बट आफ्टर बर्थ जो है ये रुकी रहती है, और फिर प्यूबर्टी के एज पे कुछ हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से ये फिर से रिस्टार्ट या रिज्यूम हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेटिव फेज होता है, सेकेंड फेज ग्रोथ फेज होता है, और थर्ड मैचुरेशन फेज होता है। हम जानते हैं कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में लार्ज नंबर में स्पर्मेटोगोनिया होती हैं। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।
मल्टीप्लिकेटिव फेज में जो है स्पर्मेटोगोनिया का मल्टीप्लिकेशन होता है। स्पर्मेटोगोनिया सिर्फ माइटोसिस सेल डिवीजन से आपकी मल्टीप्लाई होती हैं और लार्ज नंबर में स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज में जो है आपका जो है स्पर्मेटोगोनिया जो होता है बार बार जो है माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होता है और अपनी पॉपुलेशन या नंबर बढ़ाता है। अगर हम जो है एक स्पर्मेटोगोनियम की बात करें तो एक स्पर्मेटोगोनियम जो है डिप्लॉयड होता है और जब ये मल्टीप्लिकेटिव फेज में होता है तो ये माइटोसिस के थ्रू जो है दो जो है न्यू स्पर्मेटोगोनिया बनाता है और ये भी डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि यहाँ सेल डिवीजन माइटोसिस होता है, ये आपको याद रखना है। फिर जो है आपकी जो है ये फर्स्ट जनरेशन की जो स्पर्मेटोगोनिया होती हैं फर्दर माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं और 4 न्यू जो स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं और ये भी स्पर्मेटोगोनिया फिर माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं और ये सारी स्पर्मेटोगोनिया जो होती है डिप्लॉयड होती हैं, क्योंकि अभी सेल डिवीजन माइटोसिस होता है। और फाइनली जो है आपका जो है इनकी नंबर बढ़ती जाती है। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज में जो है स्पर्मेटोगोनिया का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होती हैं और अपनी नंबर बढ़ाती हैं। और एट लास्ट में जो है जो लास्ट जनरेशन की स्पर्मेटोगोनिया होती हैं ये माइटोसिस के थ्रू नहीं डिवाइड होती हैं, अब ये जो है ग्रो करना शुरू करती हैं, इनके अंदर जो है फूड मटेरियल जो है एक्यूमुलेट होने लगता है और इनकी साइज इंक्रीज करने लगती हैं। अब ये जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्पर्मेटोगोनिया को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे? जब आपकी स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस फर्स्ट में एंटर कर जाएगी या उसमें मियोसिस सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा तो वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो है स्पर्मेटोगोनिया जब आपकी मियोसिस में एंटर करती हैं तब वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं। अब जो है आपकी जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के बाद जो है आपकी 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है आपकी प्रोड्यूस करती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होती हैं और ये मियोसिस फर्स्ट के बाद जो है 2 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करती हैं। ये दोनों हैप्लॉइड सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं। तो आपको याद रखना है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट के बाद जो 2 सेल आपके प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और इन्हीं को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड के थ्रू 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड प्रोड्यूस करते हैं और इन स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म का जो है फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन मैचुरेशन फेज में होता है। स्पर्मेटिड जो होती हैं ओवल शेप की सेल होती हैं और फिर ये जो है आपका जो है धीरे धीरे इलोंगेट होता है और स्पर्म में डिफरेंशिएट होता है। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। Therefore, the differentiation or specialization of spermatid into mature sperm is called spermiogenesis। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो है स्पर्मेटिड आपका जो स्पर्म में डिफरेंशिएट होता है। इस जैसा कि हमने बताया स्पर्मेटिड ओवल शेप का होता है, इसके शेप में चेंजेज आते हैं और भी बहुत सारे इसमें चेंजेज आते हैं जिससे स्पर्मेटिड स्पर्म में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है स्पर्मेटिड से स्पर्म के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होती है ये उसी को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं और ये स्पर्मेटोजेनेसिस के मैचुरेशन फेज में होता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि स्पर्मेटिड से जो है मैच्योर स्पर्म के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस ही आपकी स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंशिएशन आर स्पेशलाइजेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनते हैं तो एक स्पर्मेटिड के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। स्पर्मेटिड ओवल शेप की सेल होती है और स्पर्म एक हाईली स्पेशलाइज होता है तो लॉट ऑफ चेंजेस होते हैं जिसके थ्रू जो एक स्पर्मेटिड स्पर्म में जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम फिर से जो है पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस को रिवाइज करें तो हमें जो मेन पॉइंट्स मिलेगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं डिप्लॉयड होती हैं और जब स्पर्मेटोगोनिया में जो है मियोसिस शुरू हो जाता है
तब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाती हैं और ये भी डिप्लॉयड होती हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट के थ्रू डिवाइड होती हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं और ये हैप्लॉयड होती हैं। और जो है आपकी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिड बनती हैं और इन हैप्लॉयड स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड या 4 स्पर्म जो है आपके बनते हैं। जब स्पर्म आपके जो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये जो है अपने हेड के थ्रू जो है सर्टोली सेल में एम्बेडेड होकर के नरिशमेंट ऑब्टेन करते हैं और फाइनली मैच्योर होने के बाद जो है ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम जो है स्पर्मिएशन कहते हैं। देयरफॉर द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो जब आपका जो है मैच्योर स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो है रिलीज हो जाता है, इसी को हम जो है स्पर्मिएशन कहते हैं। और देखिए जो है ये आपका जो इम्पोर्टेंट थिंग्स ये होता है कि जो है कोटस के समय में सिंगल इजेकुलेशन के टाइम में आपका जो है अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो है आपके रिलीज होते हैं। और इतनी नंबर जो है आपकी सिंगल इजेकुलेशन के टाइम में जो है स्पर्म की होनी चाहिए नॉर्मल फर्टिलिटी के। अगर ये नंबर काफ़ी कम हो जाता है तो जो है आपका जो है ऐसे पर्सन जो है फर्टाइल नहीं रह पाएंगे और वो जो है आपके चाइल्ड नहीं पैदा कर पाएंगे जो है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिंगल इजेकुलेशन में जो आपकी जो है अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए होने चाहिए और उसमें भी जो है 60% जो स्पर्म जो होते हैं नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए। और उसमें जो है आपका 200 to 300 मिलियन स्पर्म का 40% स्पर्म मस्ट शो विगरस मोटिलिटी, मतलब कि जो है जितने स्पर्म जो है आपके ये 200 मिलियन to 300 मिलियन स्पर्म जो आपके इजेकुलेट हो रहे हैं रिलीज हो रहे हैं उसमें से 40% स्पर्म जो है आपकी विगरस मोटिलिटी मतलब वो फास्ट मूवमेंट जो है आपका जो है शो करना चाहिए। नाउ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हार्मोनल रेगुलेशन में होती है। इस प्रोसेस को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स एंटेरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सेक्रेट किया जाता है। गोनेडोट्रोपिन का मतलब गोनेड स्टिमुलेटिंग। चूँकि ये हार्मोन्स गोनेड टेस्टिस और ओवरी पे एक्ट होते हैं इसलिए इसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स एंटेरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट की जाती हैं। ये बात आपको याद रखना है कि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं एंटेरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है आपके सेक्रेट किए जाते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये 2 इम्पॉर्टेंट गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले प्यूबर्टी की एज पे हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है या जिसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं। ये हार्मोन्स एंटेरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी पे एक्ट होता है जहाँ पे पिट्यूटरी को जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सेक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। फिर ब्लड के थ्रू जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स टेस्टिस में पहुंचता है जहाँ पे ये लेडिंग सेल पे एक्ट होता है और लेडिंग सेल को जो है मेल हार्मोन्स एंड्रोजन को सेक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता है और उसके बाद एंड्रोजन फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। जबकि दूसरी तरफ जो है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ब्लड के थ्रू टेस्टिस में जाता है जहाँ पे ये सर्टोली सेल पे एक्ट होता है और सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर रिलीज करने के लिए और ये जो फैक्टर फिर जो होते हैं आपके स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हार्मोनल कंट्रोल में होती है।